अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। हमने केपीके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 शुरू किया है और जो आज हमारी डिस्कशन होगी वो माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से होगी। डिफरेंट लेक्चर्स में अपलोड कर चुका हूँ, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑर्गेनेलिज़ मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के नोट्स में मैंने क्या लिखा है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग की बुक में मिसिंग है, मैंने वो इसमें वैसे ऐड कर दिए हैं। सबसे पहला पॉइंट मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले से लिखा है कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। वैसे भी आप लोग पढ़ते हैं सारे ऑर्गेनेलीज़ के अराउंड मेम्ब्रेन होता है, लेकिन ये डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली होगा। पहली बात आप लोगों को ये पता होनी चाहिए। दूसरी बात मैंने डिस्कस की है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये सिर्फ़ और सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। अभी मैं थोड़ी देर बाद आप लोगों को बताऊंगा कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता। ऑल्दो यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो ये होता है, लेकिन ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए कि सारे के सारे यूकैरियोटिक सेल्स में नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल जब हम मैच्योर रेड ब्लड सेल्स की बात करते हैं या एरिथ्रोसाइट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होता। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स में कोई ऑर्गेनेली नहीं होता। माइटोकॉन्ड्रिया भी आप लोग बोल सकते हैं कि मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स या रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होता है, ये तो मैंने बोल भी दिया है ऑलरेडी। माइटोकॉन्ड्रिया जब हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो ये नॉर्मली हमें रॉड शेप्ड या वेसिकुलर स्ट्रक्चर, जस्ट एक सिंपल सैक लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा होता है। अभी मैं आप लोगों को इसका डायग्राम दिखाऊंगा। आसान सा डायग्राम है, सिंपल सा डायग्राम है इसका। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया आप लोग बोलेंगे मसल सेल्स में डिस्कवर हो गए थे। कब डिस्कवर हो गए थे? ईयर आप लोगों की बुक में लिखा है तो याद होना चाहिए कि माइटोकॉन्ड्रिया पहले डिस्कवर हो गए थे 1950 में, जो कि एमसीक्यूज़ के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरे ख्याल में नहीं आएगा लेकिन आ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि माइटोकॉन्ड्रिया सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज़ होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलीज़ का मतलब कि ये अपने कॉपीज़ खुद बना रहे होते हैं। सपोज़ करते हैं फॉर वाइल मैं अभी जिम जाता हूँ और सपोज़ करते हैं वहाँ पर मैं एक्सरसाइज शुरू कर देता हूँ। मेरे मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर क्या हो जाना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये कैसे डिवाइड होते हैं? आप लोग बोलेंगे फिशन की मदद से, स्प्लिटिंग की मदद से। आप लोग बोलेंगे ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा नहीं है, इसका मेम्ब्रेन किसी और ऑर्गेनेली से नहीं आता, बल्कि ये अपने आप को खुद डिवाइड कर रहा होता है। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया अपनी डिवीजन खुद कैसे कर रहा है। अर्लियर टाइम्स में आप लोग बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया एक थ्योरी के मुताबिक, एक हाइपोथेसिस के मुताबिक बैक्टीरिया हुआ करता था। सो यू कैन से कि माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरिया हुआ करता था इन अर्लियर टाइम्स। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि ये असल में रेप्लिकेट इस वजह से कर रहा है, अपनी कॉपीज़ इस वजह से बना रहा है क्योंकि इसमें अपनी मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद है। आप लोग बोलेंगे इसके पास अपना डीएनए भी है, अपने राइबोसोम्स भी मौजूद है, अपने एंजाइम्स भी है, अपने कोएंजाइम्स भी है। सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए ये अपनी कॉपी बना सकता है और राइबोसोम इसके अंदर मौजूद है। मैं अक्सर आप लोगों को बताता हूँ कि राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया के जो राइबोसोम्स है वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम के साथ मैच करते हैं, बैक्टीरिया के राइबोसोम के साथ मैच करते हैं। दूसरे अल्फाज में 70S राइबोसोम होते हैं। और जो इसके डीएनए होता है वो भी आप लोग बोलेंगे बैक्टीरिया के साथ मैच करता है। इसके डीएनए हमेशा आप लोग बोलेंगे सर्कुलर डीएनए होता है, रिंग के फॉर्म में इसका डीएनए होता है। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर जो है किसी सेल के अंदर ये डिपेंड करता है उसकी एक्टिविटी पे। अगर कोई सेल एक्टिविटी ज़्यादा कर रहा है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होंगे, और अगर कोई सेल एक्टिविटी कम कर रहा है तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर आप लोग बोलेंगे कम होंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं, स्केलेटल मसल्स चूँकि बॉडी को मूव करने में, लोकोमोशन में हेल्प कर रहे होते हैं, तो स्केलेटल मसल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर सबसे ज़्यादा होता है। लार्ज नंबर में माइटोकॉन्ड्रिया स्केलेटल मसल्स के अंदर पाए जाते हैं। ये एक आसान सा पॉइंट है। मैंने आगे नोट किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल इसको इस वजह से कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी प्रोडक्शन कर रहा होता है, इसकी मदद से एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होती है। मैंने इसी बात को आगे जाके एक्सप्लेन किया है कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ इन्वॉल्व्ड इन एरोबिक रिस्पायरेशन। यहाँ पर एरोबिक रिस्पायरेशन होता है जो कि चैप्टर नंबर 4 में आप लोग डिटेल में पढ़ेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन के दौरान आप लोग बोलते हैं काफ़ी सारे एटीपी प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, एटीपी प्रोडक्शन हो रहा होता है। ये बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, आसान सी बातें हैं जो पहले से आप लोगों को पता है। थोड़ी देर के लिए हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं। सो मैंने हेडिंग लिखा है स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के हवाले से पहली बात आप लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं कि ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होता है। इसका मतलब हो गया कि इसका एक आउटर मेम्ब्रेन भी होगा और आप लोग अभी डिस्कस करेंगे इसका एक इनर मेम्ब्रेन भी होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड का मतलब इसके 2 मेम्ब्रेन्स होंगे। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि इट्स आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, हैव पोरेंस एंड इज़ फ्रीली परमिएबल। जो आप लोग आउटसाइड की तरफ ये वाला मेम्ब्रेन देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल मैंने स्मूथ बनाया है। आप लोग बोलेंगे ये फ्रीली परमिएबल होता है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं और इन छोटे छोटे पोर्स को हम पोरेंस नाम देते हैं। चीज़ें इन पोरेंस की मदद से इनसाइड की तरफ आप लोग बोलेंगे जा सकते हैं। सो पोरेंस यू नीड टू रिमेंबर आर स्मॉल पोर्स या स्मॉल प्रोटीन्स होते हैं जो आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मैंने नोट किया है कि इनर मेम्ब्रेन इज़ हाईली फोल्डेड एंड इज़ सेलेक्टिवली परमिएबल। डायग्राम में आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा। ये वाला जो आप लोग इनर मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये हाईली फोल्डेड है। इसके अंदर आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे इनफोल्डिंग्स है और सेलेक्टिवली परमिएबल है। इसका मतलब हो गया कि ये सेमी परमिएबल है। वो फ्रीली परमिएबल होता है और ये आप लोग बोलेंगे सेमी परमिएबल होता है। आगे जाके मैंने स्ट्रक्चर के हवाले से एक और बात डिस्कस की है कि इन फोल्डिंग्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन आर कॉल्ड क्रिस्टाई, दे इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर रेस्पायरेशन। जो आप लोग माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये इन फोल्डिंग्स देख रहे हैं, इन फोल्डिंग्स को हम क्रिस्टाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टाई बोलते हैं। और आप लोग याद रखेंगे कि बैक्टीरिया में जो मीजोजोम्स पाए जाते हैं ये उनके इक्विवेलेंट होते हैं। बैक्टीरिया के सेल मेम्ब्रेन में इन फोल्डिंग्स होते हैं, यहाँ क्रिस्टाई ये एक दूसरे के इक्वल कंसिडर किए जाते हैं। ये क्रिस्टाई क्या करते हैं? एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए सरफेस एरिया इंक्रीज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एरोबिक रिस्पायरेशन होगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग बोलेंगे एनर्जी बनेगी। सो इस चीज़ का आप लोगों ने ख्याल रखना है। आगे मैंने डिस्कस किया है कि द इनर सरफेस ऑफ क्रिस्टाई कंटेन्स ATP सिंथेज एंड प्रोटीन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। मैं भी आप लोगों को डायग्राम दिखाऊंगा। ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये आप लोगों को इनर मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है। इनर मेम्ब्रेन में आप लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के प्रोटीन पाए जाते हैं और एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम को हम ATP सिंथेज बोलते हैं जिसकी मदद से एनर्जी बनती है। हम आगे जाके डिटेल में चैप्टर नंबर 4 में डिस्कस करेंगे कि ATP सिंथेज के जो पार्ट्स है वो है F0 पार्टिकल या F1 पार्टिकल। हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे मैंने लिखा है कि स्पेस इनक्लोज्ड बाय इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स, इट कंटेन्स इट्स ओन सर्कुलर DNA एंड राइबोसोम। मैं डायग्राम में अभी आप लोगों को दिखाऊंगा। इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी ये स्पेस है, इस पूरे के पूरे स्पेस को मैट्रिक्स कहा जाता है और इसके अंदर राइबोसोम्स भी मौजूद होंगे और आप लोग देखेंगे सर्कुलर DNA जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था वो भी इसमें मौजूद होता है। आगे मैंने नोट किया है कि मैट्रिक्स इज साइट ऑफ मैनी केमिकल रिएक्शन इंक्लूडिंग क्रेब्स साइकिल। चैप्टर नंबर 4 में आप लोगों को याद होगा कि इस
वाले पार्ट के अंदर कौन सा रिएक्शन अकर होता है, क्रेब्स साइकिल अकर होता है, जिसमें एनर्जी बनती है और बहुत सारे मॉलिक्यूल जिसमें फॉर्म हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे अकर होता है। ये डायग्राम है। डायग्राम में अगर आप लोग नोट करेंगे ना, तो ये रेड कलर का आउटर जो मेम्ब्रेन नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये क्या है, ये स्मूथ है। और अंदर की तरफ अगर आप लोग नोट करेंगे तो ये जो हाईली फोल्डेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये इनर मेम्ब्रेन आप लोग देख रहे हैं। इस हाईली फोल्डेड मेम्ब्रेन को अगर आप लोग देखेंगे तो ये इन फोल्डिंग ये वाला, इसको हम क्रिस्टाई बोलते हैं। और अंदर आप लोग देख ले, इस स्पेस में डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल है। इसके साथ साथ ग्रीन कलर के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस होता है, इस स्पेस को हम इंटर मेम्ब्रेन स्पेस बोलते हैं, जो कि हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। और ये छोटे छोटे जो आप लोगों को डॉट्स ब्लैक नज़र आ रहे हैं, ये असल में ये प्रोटीन है। इन प्रोटीन को हम एटीपी सिंथेज बोलते हैं, जिसके एक पोर्शन को हम F0 पार्टिकल बोलते हैं और दूसरे को हम F1 पार्टिकल बोलते हैं। मेरे ख़्याल में कि ये आसान है, इस वजह से मैंने इस पे ज़्यादा फोकस नहीं किया। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अगर आप लोगों को समझ आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर ले अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अगर मेरी ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने लेनी है, KPK बुक की पेड क्लासेस होगी, तो वो भी आप लोग जूम ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आप लोग देखेंगे। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।